लखनऊ में 3 जून से तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश में यूपी में लाने का प्लान है और अधिकारियों को आईएएस पीसीएस को जो मेहमान आएंगे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी लखनऊ का नजारा देखते लायक ही बन रहा है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लान है, औद्योगिक विकास मंत्री का क्या कुछ कहना है, जरा सुनवाना चाहेंगे। बहुत बड़ा मौका है और इन्वेस्टर समिट अगर हम देखें, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और जो 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, पहले से दूसरी पे ग्रोथ और तीसरी एक ऐतिहासिक होने जा रही है। 80,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जो एक रिकॉर्ड है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का विश्वास और भरोसा जीतने का काम किया है, आज दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश, पानी हो, अडानी हो, पेटीएम हो, आईटीसी हो, ऐसे बहुत सारे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। तो ये सिर्फ नारा ही नहीं है और लगातार इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार लगातार यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए, और इसके पीछे मकसद यही है, टारगेट यही रखा गया है कि 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी कि रोजगार के अवसरों का सीधे तौर पर सृजन होगा। और क्या कुछ लाभ रहेंगे और किन चीजों का लाभ मिलेगा, फिलहाल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे बहुत सारी चीजों को। तो आज की कुरुक्षेत्र में आए हुए मेहमानों से जल्दी से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। राघवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और समीर सिंह जी हैं, नेता सपा। समीर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस स्वागत के बीच में सबसे पहले जिम्मेदारी से एक सवाल का जवाब चाहूंगा राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, यूपी के विकास को नई राह देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल किस तरीके से, क्या कुछ खास तैयारियां और क्या कुछ मकसद रखा गया है, जरा जानना चाहेंगे। आलोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सरकार बनी थी 2017 में, तो हम लोगों ने ईमानदारी से सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर के काम शुरू किया था। और उसी के विकास के भाग ही ये अपना जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ये तीसरी सेरेमनी है, वो भी वही है। आवाज ही को हो रही है, लोग बोलने में कठिनाई हो रही है जी। अच्छा, मैं अपने पीसीआर से चाहूंगा कि जरा सा ऑडियो का जरा देख लें, उनका लेवल का क्या है। आप वॉइस बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। तब तक मैं जरा विपक्ष से भी सवाल का जवाब ले लेता हूं, तब तक ऑडियो कनेक्शन आपका ठीक होता है। राघवेंद्र जी, मैं सपा के पास आ रहा हूं। समीर सिंह जी, कुल मिलाकर के एक बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है, बड़े उद्योगपति देश के आ रहे हैं, तो फिलहाल आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इसमें ये जो मेरा जो लाइन है ये गलत नहीं बैठेगी। 2017 में जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि 2017 से ये सरकार चल रही और सुशासन और विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे इस बात में थोड़ी सी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ये विकास और सुशासन है कहाँ। अगर ये विकास और सुशासन के लिए 5 साल से काम कर रहे हैं, दूसरी बार सरकार बना ली है, तो ये विकास ज़मीन पर दिखाई क्यों नहीं देता? हर क्षेत्र हो, चाहे वो आप पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, जो नई सरकार बनी है, नई सरकार ने जब से अपना मंत्रिमंडल गठित हुआ है, जब से सरकार बनी है, तब से एक के बाद एक जो इनके जो फ्लॉज हैं जो डिपार्टमेंट्स में, वो सामने आ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में काम करना मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अन्य और डिपार्टमेंट्स हो, हर क्षेत्र में ये नजर आ रहा है। तो इस क्षेत्र में, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इन्वेस्टर समिट हो चुका है, बड़े बड़े वायदे हो चुके हैं पेपर पर, और एक के बाद एक योजनाएं लागू हो चुकी हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 जो इससे पहले आपके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इसमें कुल 370 प्रोजेक्ट वर्थ 130 लाख करोड़
1,30,000 करोड़ तक का निवेश की बात हो चुकी है प्रोजेक्ट्स की। लेकिन धरातल पे क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर मुझे बता देंगे तो मेरा भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगी। चलिए, आज आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए और मैं सीधे सीधे अभी मैं किसी और मेहमान के पास नहीं जा रहा हूं, मैं राघवेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, सीधा सा एक सवाल आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, मुख्य विपक्षी ने पूछा है कि पहले के जो 2 इन्वेस्टर हुए थे, इससे पहले के बिजनेस समिट, उनसे क्या कुछ चीजें निकल करके आई, उनकी भी जानकारी में आज इजाफा कर ही दीजिए। जी चलिए, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा जिम्मेदारी से, लेकिन मैं विपक्ष की एक टिप्पणी और ले लेता हूं। मैं जरा प्रियंका जी के पास आता हूं। प्रियंका जी, देखिए, एक सवाल तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गया, अब आपकी क्या जिज्ञासा है, जरा वो भी मुझे बता दीजिए, और आप इसको कैसे देख रही हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को? देखिए, मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को इस तरह से देख रही हूँ कि सिर्फ इन्हें जो इलाज है बीमारी का वो नहीं करना, सिर्फ उसको किस तरह से फैशनेबल बना के उसको रिप्रेजेंट कर देना है, इनके पास यही काम है। चूंकि आप देखिए कि इससे पहले इन्होंने कई वादे किए। इन्होंने वादे किए कि हम गंगा को साफ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम कुछ गांव गोद ले रहे हैं, जितने भी हमारे सांसद और विधायक हैं। आज पूछिए इनके उन गांवों की हालत क्या है। इससे पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, फिर इन्होंने ये भी कहा कि हम फिल्म सिटी भी लाएंगे। उसका भी बड़ा बड़ा भव्य और जोरदार स्वागत किया, पर मुझे नहीं दिखी अभी तक कोई फिल्म सिटी, उसकी कोई ईंट भी नहीं लगी हुई है वहां पर। दूसरी चीज, इनका जो अभियान होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आपको पता है उसमें 78.9% पैसा सिर्फ प्रचार प्रसार में ये लोग खर्च करते हैं। तो इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी होती है वो चीजों को भव्य बनाकर प्रस्तुत की जाती है, पर उसके अंदर हकीकत ये होती है कि उसके बाद उस पर कोई काम नहीं होता। रोजगार को लेकर आप देखिए कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की डेट पे है। आप देखिए कि अभी एक परीक्षा इन्होंने निरस्त कर दी बिना किसी रीजन के। इन्होंने कहा कि ये जो आपकी लेखपाल की परीक्षा है, जिसका 19 तारीख का पेपर था, इन्होंने वो भी निरस्त कर दी। रेलवे के 91,000 पद इन्होंने खत्म कर दिए। आप देखिए कि कितने सालों से जो है, जो हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेवाएं होती हैं, उसमें भी पद बंद कर दिए इन्होंने। आर्मी में भी कोई पद नहीं निकाले आज तक। चलिए, ये तमाम सारे सवाल हैं, इन सबके जवाब मैं लूंगा राघवेंद्र जी से, लेकिन उस राघवेंद्र जी, आपने सुना होगा कि विपक्ष ने इसको लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मैं विपक्ष के पास आऊं, सत्ता पक्ष से आऊं, जवाब लूं, उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी के पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जब हम बात करते हैं तीसरे लार्जेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश लाने का प्लान है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा जरा सर। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, परसेप्शन इज हार्डर देन रियलिटी। मतलब जो छवि होती है वो वास्तविकता से हमेशा बड़ी होती है। और दूसरी तरफ हिंदी में भी कहावत देखा, बद अच्छा बदनाम बुरा, वो भी परसेप्शन को लेके होता है। तो जहाँ पे जब जैसे अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार जो है वो कर रही, सारी सरकारें करती हैं। अगर आपने आज के न्यूज़पेपर्स में देखा होगा तो तेलंगाना की एक 3-3 पेज के फुल पेज ऐड हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी में छपे हुए हैं। वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट को बता रहे हैं कि बहुत अग्रणी रूप से बढ़ रहा है तेलंगाना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कोई भी राज्य, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में है, सारे स्टेट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट पाई के लिए, तो सबको आपस में कंपटीशन करना है और उस कंपटीशन को आगे ले जाने के परसेप्शन को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे आप मार्केट में भी कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार आप देखेंगे आपको हायर प्राइस बताता है, बार बार बार्गेनिंग करके नीचे आता है, तो मतलब आप सुपरलेटिव होना पड़ेगा आपको। सारी सरकारें करती हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने भी ऐसा किया है। आपने देखा होगा इसके पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट हुए थे, मुंबई में भी हुए, आगरा में भी हुए। ये सारी मायावती के समय में भी इस तरह हुआ, जो कि उस समय इतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि केंद्र में दूसरी सरकारें थी, दूसरी पार्टी की सरकारें थी। अब योगी जी के लिए अच्छी बात यह है कि बीजेपी की सरकार स्टेट और सेंटर दोनों में है, तो उनको एक ट्रैक्शन मिल रहा है जो जिसको आगे लेके जा रहे हैं। और करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है सरकार का दावा है कि वो मतलब ग्राउंड में है, कुछ पे काम शुरू भी हो गया, कमीशन हो गए हैं कुछ प्रोजेक्ट, कुछ में काम चल रहा है। तो अब ये बात सही है कि कितने दावे कितनी हकीकत, लेकिन एक परसेप्शन जो बनता है वो परसेप्शन बन रहा है, कितनी हकीकत है। और बड़ी बात ये, राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, विपक्ष ने तमाम सारे सवालों के जवाब उठाए, तो उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो विपक्ष ने ये सवाल पूछा है आपसे। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि एक जिम्मेदारी से कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब दे दें। इससे पहले के जो 2 समिट हुए थे उनसे क्या कुछ मिला और कितने लोगों को लाभ मिला?
देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है घेरना, ठीक और है। जो सच विपक्ष का अगर ये लोग जी। भूमिका निभाए तो अच्छा लगता है। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम लोग रिपोर्ट कार्ड देने में कोई भी हिचक का अनुभव नहीं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकारें चलती रही है, क्या उन्होंने कोई पूरे 5 वर्ष में रिपोर्ट कार्ड दिया? केंद्र में कांग्रेस की सरकारें चलती रही, पूरी सरकारें 10 साल की निकलती है, 2004 से लेकर 2014 तक एक बार भी रिपोर्ट कार्ड दिया? हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने हम लोग हमेशा देते रहे। हम लोगों के कभी भी नीति और नियत में फर्क नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रही है, वो उत्तर प्रदेश और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आह्वान है कि आइए उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करिए। उसके लिए हम लोगों ने वातावरण बनाया है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता के द्वारा जंगल राज कायम कर रखा था, उसको हम लोग चलिए, अगर सरकार ने माहौल बनाया है तो फिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? समीर जी, अगर युवा, हाँ जी, जल्दी से जल्दी जी अपनी बात रखिए। चलिए, 2017 में हम लोगों ने शुरू किया था, 2018 में लगभग 62,000 करोड़ का निवेश आया था, 2019 में 67,000 रुपए का निवेश आया था, और उसी श्रृंखला में उसके बाद कोरोना काल आ गया, उत्तर प्रदेश और देश ने उसको इसका दिल्ली, और जो हमारी सरकार जो है इस वक्त समीर जी, ठीक है सर, जो आंकड़े हैं ये मैं ग्राफिक्स के जरिए भी चला रहा हूं। समीर जी, अब आपको जानकारी में काफी इजाफा हो गया होगा जो आपने सवाल किया था। देखिए जी, जानकारी में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ आरोप जरूर सुन लिए मैंने, जो कि भारतीय जनता पार्टी का काम है। मतलब मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप सरकार में हैं, जनता के आप जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप बताइए कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपने क्या किया था। और रही बात की रिपोर्ट कार्ड, जी एक सेकंड, मैं अपनी बात एक कंप्लीट कर लूँ, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा सर। जी, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड की बात ये कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो सामने है। हमारा रिपोर्ट कार्ड, अगर सर अपने घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा लखनऊ ही घूमेंगे, तो इनको हमारा रिपोर्ट कार्ड दिख जाएगा। मेदांता को यहाँ पे लाने वाली समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, अब आपको बात नहीं सुननी है, फिर आपके रिपोर्ट कार्ड चाहिए। रिपोर्ट कार्ड कैसे दूं मैं आपको? राधे सुननी, अरे सुनना, कान को खोलिए, जुबान पे थोड़ा लगाम लगाइए और कान खोलिए, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये बात यही है कि इन्हें राघवेंद्र जी क्वेश्चन भी करना है और आंसर भी नहीं सुनना। हाँ ठीक है, चलिए समीर जी अपनी बात रखिए जरा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दो बातें हैं। एक बात रिपोर्ट कार्ड की हो गई, तो रिपोर्ट कार्ड पे हम तो कह ही नहीं रहे कि हमने इन्वेस्टर समिट किया या इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव उस टाइम पे होता था, तो उस इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में क्या क्या, हम तो कह रहे हैं कि हमने जमीन पे करके दिखाया। जो कि मेरा सवाल है कि धरातल पे है क्या? धरातल पे मेदांता है, धरातल पे लुलु ग्रुप ने जो 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, जो मेदांता ने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, HCL जो IT सिटी बनी थी, 6 गंजरिया सिटी जो लखनऊ में बनी थी, उसमें HCL 100 एकड़ की क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेके आया। ये धरातल पे है, ये हम बातें नहीं है, वादे नहीं है और पेपर पे नहीं है, ये धरातल पे है। अच्छा समीर जी, ये तो राजनीति बात हो गई, लेकिन एक चीज इस तरीके से सोचिए, जब सरकार ने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, सारी राजनीति एक तरफ, पक्ष विपक्ष एक तरफ छोड़ दीजिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, कुछ फैक्ट्रीज लगाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो उसमें किसको रोजगार मिलेगा? कोई राजनीतिक दल तो वहां पर जाएंगे नहीं, हम और आम जैसे आम जो युवा है, बेरोजगार है, वही जाएंगे ना। आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल, और इसीलिए मेरा क्वेश्चन, मेरा बात यही है कि धरातल पे लेके आए उसको, रोजगार कह रहे हैं तो रोजगार मिले, कम से कम रोजगार मिले। तो अगर HCL वहां पे बना था तो उसको सपोर्ट और करते, पूरी IT सिटी बनी हुई थी, वहां पे और IT कंपनीज को लेके आते, रोजगार बढ़ता। जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नौजवान, वही तो कह रहे हैं, अभी आपको तो समर्थन करना चाहिए कि अच्छी एक शुरुआत हुई है कम से कम। प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जब सरकार कह रही है कि हर हाथ रोजगार, आपको तो खुश होकर के स्वागत करना चाहिए, कहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कम से कम कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा। नहीं, खुशी होनी चाहिए, खुशी तो तब भी, हाँ मुस्कुरा के कहिए ना कि अच्छी एक शुरुआत की है सरकार ने, लोगों को रोजगार मिले। आप बताइए। हाँ नहीं, हम तो मुस्कुरा लेंगे, लेकिन ये जनता कैसे बहुत अच्छी लगती है उत्तर प्रदेश की जनता, जिसमें भुखमरी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा खराब है, एजुकेशन में सबसे पीछे है, तो कैसे खुश हो जाएं? आप बताइए। खुश होने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना। आप खुश कैसे हो सकते हैं जब आपकी जनता ही परेशान है? बिल्कुल, आप आवाज मैं मानता हूं, लेकिन सारी चीजों में सुधार के लिए एक पहल हुई, एक शुरुआत हुई, इसका समर्थन तो करेंगे कि नहीं? ये पहल, हाँ नहीं, आप देखिए ना कैसी पहल। आप नोटबंदी करते हैं तो कहते हैं कि आप देखिए कि यहाँ जो है काला धन खत्म हो जाएगा।
कौन सा काला धन? अब इनसे पूछिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, काले धन पे बात क्यों नहीं करते? फेक करेंसी कितनी ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में, आपको पता है? 21% से ज्यादा 500 के डबल नोट फेक हैं मार्केट में जी। आप एक लेके आए, किसान के लिए बिल लेके आए। हम तो भाई राजनीति की बात करते नहीं है, हम तो बात करते हैं भाई जो मैम प्रियंका मैम, हम तो चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। हमको भाई आंकड़े से ज्यादा मतलब नहीं कि कितना करोड़ इन्वेस्ट हुआ, कौन कौन से लोग आए, वो किस खानदान के थे, मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन मैं वो चीज दर्शकों तक बताना चाहता हूं जो वाकई में उनके हित की है। अब आप कहेंगे कि वो कौन सा हित है? इज ऑफ डूइंग की बात करूं अगर मैं, आपने नाम सुना होगा, तो 12वीं पायदान पर था यूपी, लेकिन अब दूसरी पायदान पर आया कि नहीं? अब आप बताइए, फायदा इसको किससे होगा? बताइए मैम। आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए कि जीडीपी क्या है आज की डेट में? 4.1% ये जीडीपी है। किसकी ग्रोथ आप कर रहे हैं? ना देश की ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना नौकरियां दे पा रहे हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात कि आप रात में 12 बजे निकल के घूमिए, आपकी एक नेता कहती है कि रात शाम के 5 बजे आप पुलिस थाने में अकेले मत जाइए। ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, आपने किसको आपने अमीर बनाया है? अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत की है? किन गरीब लोगों को आपने अमीर किया है? उंगलियों पर गिना सकती हूँ, 2 लोग हैं मात्र इस देश में जिनकी प्रॉपर्टी इस कदर बढ़ी है, वो भी कोरोना के टाइम में, जो करीबन 2,60,000 करोड़ से ज्यादा बढ़कर वो 7 लाख करोड़ पे पहुंच गए। और दूसरे की बात क्या करें, 60,000 नई विकास की राह फिर कैसे मिलेगी जब इतना विरोध है शुरुआत से ही? ग्रोथ के अलावा मुझे नहीं दिखता कि किसी और की कोई ग्रोथ हुई है। हाँ ठीक है, प्रियंका जी के सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार तो कह रही यूपी के विकास को नई राह दिखाने के लिए जी इनकम बढ़ने वाली है। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी को बेहतर पता होगा। और इनके सुनिए, इनके अब सुनिए, अब सवाल पूछा है तो जवाब भी लीजिए सरकार से। जो आरएसएस का झंडा है वही देश मैम प्रियंका मैम, अब जवाब तो सुनिए जी इसका भी जवाब दे देंगे बैठ के, जल्दी से सुनिए जवाब। आपकी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और भी ये किस में जमानत पर है? भ्रष्टाचार को लेकर जमानत में नहीं है क्या? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात कर रही है। 2015 में आपकी सरकार ने वो केस खत्म कर दिया था। आज आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो फिर आपने वो केस उठा लिया। आपका तो पिटारा हो गया है ना, मदारी का पिटारा, कि जब बंद करा खोल दिया, जब बंद करा बंद कर दिया। दिल्ली है 45 पे आइए भाई साहब, मुद्दे पे आइए। ये बताइए आपने 5 साल में कौन सा विकास दिया है देश की जनता को, देश की जनता को? उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी नंबर 1 बना दिया है। तो 2 रोजगार दिया बेरोजगारी दर थी, आज हम लोगों ने 4.5% बेरोजगारी अगर ये कोई काम नहीं हो रहा है। 9 लाख केसेस होते तो वो 4 लाख केसेस उत्तर प्रदेश में, और आप बताइए किस ख्वाबों में जी रहे हैं? जी आलोक जी देखिए, इस प्रकार की बात तो नहीं होती है। हाँ, जब मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, ये लोग राजनीतिक लफाजी करते हैं जी भाई, तो इस तथ्य की बात सुन लिया करिए कभी कभी जी। मैंने जो बातें कही अगर गलत कही तो उसको काटिएगा बाद में भाई। मैं तो अच्छा ये बताइए, आपकी उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर दोबारा भरे, ये बताइए? उत्तर प्रदेश में आज 4.5% सिलेंडर दोबारा भरे नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में योजना है, आप बताइए ना, क्यों नहीं बता लोगों ने 1,99,000 400 रुपए का सिलेंडर, 1000 रुपए। चलिए, पिछली सरकारों में क्या हुआ, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या कुछ व्यवस्था है? वीरेंद्र सिंह रावत जी, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं इस सवाल का जवाब चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है, इसलिए मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। जब इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी देखते हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या वहां की सड़कों की व्यवस्था है, आवागमन को लेकर के क्या व्यवस्था है। अगर वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या कुछ दूरगामी नतीजा, कितना उन्हें रिटर्न आएगा। वो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं? देखिए, यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश कहा गया है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए यहाँ पे रस्साकसी चलेगी, वो एक टेम्पलेट बना हुआ है। लेकिन अगर आप किसी से इंडिविजुअली पूछेंगे प्राइवेट में तो ये पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, खैर वो प्रोसेस शुरू हो गया था पहले से, मायावती सरकार में भी एक्सप्रेसवे आया, अखिलेश सरकार में भी, इस सरकार ने तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया काम। तो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा यूपी में हो जाएंगे। टर्शरी एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक उसको फीड करते हैं वो बन रहे हैं। बाकी जो है आपने देखा होगा कि ये जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, रेलवेज बना रहा है, क्योंकि यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे सी पोर्ट नहीं है। और अभी जो है क्या कहते हैं, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, उसमें जो यूपी का एक्सपोर्ट रहा था करीब 1,40,000 करोड़ के आसपास रहा था, जो कि
पैंडेमिक को देखते हुए 2 साल जो कोरोना रहा उसको भी देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है। बड़े स्टेट में बहुत सबसे ज्यादा ग्रोथ में से टॉप 3 स्टेट्स में यूपी का नाम है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि, और दूसरी बात है, जहां पे इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर सबसे पहले रोड्स देखता है, पावर सप्लाई देखता है। देखिए अभी पावर का एक क्राइसिस थोड़ा कोल का चल रहा है, लेकिन यूपी ने अगर आप देखेंगे तो काफी बहुत अच्छी तरह उसको मैनेज किया है। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा था कि कोल को इंपोर्ट करो, तो यूपी पहला राज्य था जिसने मना कर दिया हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी उसको वापस कर लिया कि कोल इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट करेगी, स्टेट्स को अपने आप में इंपोर्ट। और दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, तो जो योगी आदित्यनाथ सरकार की जो दूसरे संस्करण में जो आई है सत्ता में, उसका बहुत बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो परसेप्शन था जो बेटर हुआ है वो है, उसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि बाकी चीजों में आप देखेंगे कि जो विपक्षी दल थे उनको भी लग रहा था कि शायद जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कितनी सीट्स आएंगी नहीं आएंगी। इवन बीजेपी के लीडर भी प्राइवेट में इस बात का एडमिट करते थे कि बड़ा जो है हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने देखा कि अच्छी खासी मेजोरिटी में आए। तो उसका बहुत बड़ा रीजन था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और जो 50% आबादी मतलब महिलाओं की जो आबादी है उसने बढ़ चढ़ के जो सपोर्ट दिया, लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन बेटर हुआ है और इन्वेस्टर लॉ एंड ऑर्डर को बहुत। चलिए, महिलाओं की आबादी की आपने बात की, प्रियंका जी देखिए ये आप एंकर का सवाल नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पर कहा कि एक जो माहौल है वो सरकार ने दिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जिस तरीके से बात करें, आप भी एक महिलाएं समझती होंगी, और पहले के जो हालात थे अब किस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बेहतर हुई है, अगर मैं कहूं तो ज्यादा सही शब्द रहेगा। तो उसको लेकर के एक माहौल बना है, कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब मैं एक राजनीतिक तौर पर नहीं चाहूंगा, एक पार्टी के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक महिला होने के नाते पूछ रहा हूं कि प्रियंका जी से सवाल। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो महिलाओं की नौकरियां गई हैं उसका आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 1,25,00,000 नौकरियां जा चुकी हैं अब तक। ये किया है इन्होंने महिलाओं के साथ। किसको ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं भाई? आज पढ़ी लिखी बच्चियां चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये, और उसको कहते हैं ये आत्मनिर्भर है। वो तो बेचारे की मजबूरियां हैं। जो चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, जो पकौड़े बेच रहे हैं, वो मजबूरी है, वो कोई व्यापार नहीं है। ये इन्हें समझना होगा, ये वो समझना नहीं चाहते। अच्छा मैम, एक बात बताइए प्रियंका जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो कहा अब आप रोजगार की बात मत करिए, अब आप रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की भी बात करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कीजिए। अब आप मानती हैं कि नहीं? अब आप कहेंगे कि नौकरी करना ही कि वही 10 से 5 जाकर के नौकरी कराओ, वही रोजगार है क्या? नहीं, आप ये बताइए स्मार्ट इंडिया का क्या हुआ, स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ? जितने भी आपने योजनाएं चलाई, कहीं कोई भी एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं कितने लाखों बंद हो गए। आपने उनको मैम आप छोटे उद्योगों की बात कर रहा है विपक्ष, यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े आयोजन हो गए, कितने बड़े बड़े आयोजन हो गए, डिफेंस एक्सपो जैसे आयोजन सरकार ने करा दिए, ब्रेकिंग सेरेमनी का होने जा रहा है, बिजनेस समिट करा दिया, और आप छोटे छोटे उद्योगों को लेकर के बात कर रही हैं। ये सरकार ऐसी है जो नंबर 1 है आयोजन में, पर जमीन पर काम करने में ये सरकार पूरी तरह से असमर्थ और फेल है। हकीकत देखिए आप, इनका राघवेंद्र जी सवाल बार बार उठ रहा है। जब मैंने सवाल किया कि सरकार ने तो बड़े बड़े आयोजन करा दिए, मैंने उनका नाम भी लिया, बिजनेस समिट भी करा दिया, देखिए किस तरीके से डिफेंस एक्सपो भी बड़े पैमाने पर, उसमें भी कितना निवेश आया, लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं, कौतूहल बना हुआ है, लगातार जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। राघवेंद्र जी नहीं, देखिए मैं तो आंकड़ों तर्कों में बात करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जब 2 अंकों में बेरोजगारी दर थी, जब समाजवादी पार्टी ने 2017 में सरकार छोड़ी थी, क्या कारण है आज की तारीख में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की 4.5%? हमने काम किया है ना, इस क्षेत्र में काम नहीं किया, इसलिए हवा में हो गया है क्या? उत्तर प्रदेश में आज चतुर्मुखी विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, नौकरियां दी जा रही, ये कैसे ही हो रहा है क्या? ये लोग तो छिद्रान्वेषण करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनकी 95% सीटों में जमानत जब्त हुई है। अभी भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, कम से कम बातें तो सही किया करें। इनकी भी सरकारें रही है केंद्र में, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, हर पखवाड़े में ऐसा कोई दिन पखवाड़ा नहीं जाता था एक भ्रष्टाचार जाकर नहीं होता था। हम लोग 7 साल से ऊपर हो गए हैं, एक भी घपला घोटाले की शिकायत आई है? हम लोग ईमानदारी से देश और प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ रोजगार के विषय में। रोजगार के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी तो चलिए ठीक है, उसका तो आंकड़े उपलब्ध है, हम लोगों ने लगभग 5,70,000
सरकारी पीयूष नौकरी जैन आती, की बात समाजवादी करते पार्टी ने रहे, मात्र 1 लाख चिल्ला- 99 चिल्ला कर कहते हम रहे। लोगों ने 3 वर्ष के अंदर दी, उन लोगों ने 5 करोड़ों रुपया उसके घर से निकला और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आपने कह दिया कि ये पैसा तो अरे मेरी बात तो अकाउंट नहीं पर होने देते। मेरी बात तो नहीं होने देती, आप बीच में बोलती रहती है भाई। ओटीओपी के माध्यम से हम लोगों ने 5,000 नहीं, करोड़ बताइए तो क्या हुआ, उससे 25 पीयूष लाख जैन का लोगों क्या को हुआ, रोजगार मिला। बताइए ना, MSME कितना पैसा सेक्टर में निकला 2 था उस तरह करोड़ से, लोग रोजगार हम लोगों ने दिया। अकाउंट पर मनी बता दिया आपने समाजवादी उसको। पार्टी की सरकार गई थी तो केंद्रीय योजना में भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। नोटबंदी आपने क्यों की ये बता नहीं पाते, नौकरियों का कोई लेखा जोखा नहीं है आपके पास। चलिए आप फिलहाल 5 कुल लाख मिलाकर के अगर मैं देते हैं आज की और आपसे तारीख में पार्टी इन के हालातों माध्यम में से इन पूछा जाता परिस्थितियों है। में बात अगर मैं बात करूं कि कुछ इन्वेस्ट होगा, उससे रोजगार के अवसरों का जाहिर सी बात है कि सृजन होगा। और युवाओं को क्या चाहिए, एक अदद रोजगार। और युवा हंसते जब परवान चढ़ती है तो जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। और इसी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा है। लेकिन फिलहाल यह लक्ष्य कितना सार्थक होता नजर आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।